ये तीसरे पॉइंट को समझो। टाइम कम है, भाई ने YouTube में वीडियो देखा, किसी ने बोला मैंने एनसीईआरटी 10 बार पढ़ ली, 15 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली। पढ़ लो एनसीईआरटी 10, 15, 20 बार, देख लो कितना टाइम बचा हुआ है। झूठे हैं लोग, कहां से करेंगे 10 बार 15 बार एनसीईआरटी? देख लो, इज इट रिक्वायर्ड? डू वी हैव टाइम? नो। दूसरी चीज वो कहते हैं बार बार रिवाइज करो नहीं तो भूल जाओगे। मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। पूरे 82 चैप्टर्स जो है अभी जो नीट के सिलेबस में 81 चैप्टर्स, 2 पी ब्लॉक वाले चैप्टर्स मिला के आप उनको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, तो क्या रिवाइज करो? ध्यान रखो, टेस्ट लिखा, टेस्ट से आपको वीक एरिया पता चले, सिर्फ उसको रिवाइज करना है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं गाइस, टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आप 16 घंटे में सारी चीजें बार बार रिवाइज करने की कोशिश करोगे, आप भी जानते हो धेले भर भी वैल्यू अचीव नहीं होगी, धेले भर भी चीज का फायदा नहीं होगा और ये टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा, और फिर जो सारा फन है तैयारी का, जो वो सपना है, वो धीमे धीमे लगेगा कि बिखर रहा है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल आप में से काफी सारे लोगों ने मॉक टेस्ट दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फीडबैक भर दीजिए। इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि और कहां पे क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको टेस्ट देने के बाद कुछ ज्ञानवर्धन हुआ, कुछ चक्षु खुले, कुछ लगा कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो रही है, इस चीज पे मेहनत करनी है। ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट देने के 3 पर्पस है। पहली चीज, आपका स्पीड और स्टैमिना बनता है। आपको आदत लगती है एक जगह पे 3 घंटे 20 मिनट सुपर फोकस के साथ एग्जाम लिखने की। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट के बहाने आप रिवीजन करते हैं। जो नालायक थे बिना रिवीजन के पहुंच गए कल के टेस्ट में। और तीसरी चीज, मॉक टेस्ट के बाद जो शानदार बच्चे हैं उन्होंने कल सोने से पहले वीक एरिया आइडेंटिफाई किया और प्लान बनाया होगा कि अब इनको कब कैसे मैं फिक्स करूंगा, कैसे ये जो वीक एरियाज हैं इन पे ज्यादा टाइम दूंगा। और यहां पे मुद्दे की चीज आती है। कल मैं स्टूडेंट्स के साथ फिजिकली क्लासरूम के अंदर जनकपुरी सेंटर में था, जहां पे हमारा एक फिजिकल सेंटर है, जहां पे क्लासरूम कोचिंग भी होती है और अब वहां पे टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। वहां पे हमारे काफी सारे neetprep.com के फैकल्टी पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो बच्चों से बात करते हुए ये चीज समझ में आई कि एक जबरदस्त चैलेंज ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, खासकर जो ड्रॉपर्स हैं, है ना। सिलेबस अभी चल रहा है, ज्यादातर जगह 50-60% सिलेबस हुआ होगा, ज्यादातर जगहों पे सिलेबस फरवरी एंड मार्च एंड में होगा। साथ में मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, मैंने बोला है 12 से 15 घंटे, है ना। और जैसे मैंने कहा कि मॉक टेस्ट देने के बाद वीक एरिया फिक्स करने के लिए इसके लिए भी टाइम निकालना है। तो उन्होंने कहा सर टाइम कहां से निकालें, वही 24 घंटे, सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, अगले टेस्ट के लिए रिवाइज करना है, और आज जो ये नगीने मिले हैं वीक एरिया, इनको फिक्स करने के लिए भी टाइम चाहिए। मुझे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आप भी इस वाली प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं? सिलेबस कंप्लीशन करूं, टेस्ट के लिए रिवाइज करूं, या फिर टेस्ट से जो वीक एरिया पता चले उन्हें फिक्स करूं, उनको ज्यादा टाइम दूं? मैं इस वाले वीडियो में यही मुद्दा कवर करना चाहता हूं। तो शांति से अगले 5 मिनट के लिए देखिए और होपफुली मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। होपफुली आप लोग को क्लैरिटी आ गया कि करना क्या है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में यह चीज बैठा लीजिए, 6 दिन के हिसाब से सोचते हैं और अज्यूम करते हैं कि अब से लेके नीट एग्जाम तक हर हफ्ते हम संडे को टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, टेस्ट के बाद वीक एरिया फिक्स करना है। संडे के टाइम को काउंट नहीं करते, संडे सुबह उठेंगे, टेस्ट के लिए रेडी होंगे, टेस्ट देने जाएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह करके अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास 6 दिन है ना। या आप संडे की जगह मंडे को टेस्ट लिख रहे हैं, जो भी है, पर 6 दिन है, ठीक है। तो 6 दिन में हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 × 6 144 आवर्स हो गए। मेरे हिसाब से आपको ये 9 काम करना है। आपको सोना है, आपको कोचिंग जाना है, क्लासरूम कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो। आपको कोचिंग के बाद रिवाइज करना है जो पढ़ा आपने, और उसके बाद उससे रिलेटेड होमवर्क करना है। ट्रैवल टाइम है, ऑनलाइन होगा तो ये टाइम बच जाएगा। MCQ प्रैक्टिस करना है। रिविजन टाइम, अगला जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसके लिए रिवाइज करना है। जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए उसको फिक्स करना है। फूड, बाथरूम, टॉयलेट में टाइम जाएगा। और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, जिससे आप ज़ॉम्बी ना बन जाए, कुछ नॉवल पढ़ लिया, कुछ वॉक पे चले गए, कुछ एक्सरसाइज कर ली, मम्मी पापा का हाथ बटा दिया घर के काम में, जिससे बोर ना हो। क्योंकि नीट के एग्जाम में जितना टाइम बचा है 5 मंथ्स प्लस, ठीक है, करीब करीब आप ये मान लीजिए 13, 21 और 2, 23, करीब 23 हफ्ते, 22 से 23 हफ्ते बचे। 23 हफ्ते आपको हर रोज पढ़ाई करनी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैं चाहूंगा कि ये वाली चीज फिल इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए,
ठीक है। और इसको फिर आप डेली के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने भरने की कोशिश की आप लोग के लिए, तो जरा देखो। स्लीपिंग टाइम 7 घंटे सोना है, 7 × 6 42 घंटे। कोचिंग टाइम टिपिकली कोचिंग 5 दिन होती है, 1 दिन छुट्टी होती है और 1 दिन टेस्ट होता है ना। तो कोचिंग टाइम हो गया आपका 5 days 6 hours a day 30 hours। रिवाइजिंग क्लास वर्क एंड होमवर्क 2 घंटे, जिस भी दिन कोचिंग हो रही है 2 × 5 10 घंटे ये हो गया। ट्रैवल टाइम 2 घंटे, 2 × 5 10 घंटे ये हो गया, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस 6 दिन 2 घंटे 12 घंटे ये हो गया। खजाब है, आप सोचोगे सिर्फ 12 घंटे। उसके बाद फूड बाथरूम एंड टॉयलेट 2 × 5, फूड बाथरूम टॉयलेट नहाना धोना, मतलब है ना ऐसी हालत मत करो तैयारी करते समय कि आप आसपास गुजरो और सब लोग कितने दिन से नहीं नहाया। 2 × 5 10 घंटे ये हो गया, है ना। और नॉन स्टडी टाइम 2 × 6, बल्कि ये भी 2 × 6 ही होना चाहिए, तो 12 घंटे ये हो गया, है ना। और 2 × 6 12 घंटे ये हो गया। तो यदि आप इसे काउंट करेंगे तो ये इन दो को छोड़ के 128 घंटे आते हैं, 128 आवर्स। और आपने 144 में से 128 आवर्स माइनस किए तो 16 आवर्स। तो इन दो चीज़ों के लिए आपके पास 16 आवर्स बच रहे हैं। सिर्फ 16 घंटे, सिर्फ 16 घंटे। पहली चीज़ अपने दिमाग में ये टाल लीजिए कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। मैंने एक प्रैक्टिकल चीज़ बताई है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं कम सो लूँ तो दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे, नींद आएगी, ठीक है। ये ना करूँ तो बोर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, परेशान होना चालू हो गए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रील्स खोल के और शॉर्ट्स खोल के बैठ गए या कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ लगा लिया, पर नॉर्मल चीज़ें टू रिमेन फिजिकली हेल्थी एंड मेंटली एक्टिव, ठीक है। तो ये भी नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे है ना, मोटा मोटा ये थ्योरी टाइम है आपका। या तो आप क्लास में जा रहे हैं कहीं पे, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको लेते हुए नोट्स ले रहे हैं, या फिर आप घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो भी आपको लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उससे आप नोट्स ले रहे हैं, और उसके बाद कोई आपको पढ़ा रहा है, उसके बाद आप ऑब्वियसली उसे रिवाइज करते हैं। तो गाइस इतना ही टाइम बच रहा है। अब इस टाइम को 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए। पहली चीज़ मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूँगा। कल मैं जनकपुरी के भी स्टूडेंट से बोल रहा था, आपको हर एक क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, खासकर यदि आप ड्रॉपर हैं। ये टेंशन ज्यादा ड्रॉपर को हो रही होगी, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस लार्जली सिग्निफिकेंटली खत्म हो चुका होगा। जो ड्रॉपर से उनको ये तकलीफ आ रही होगी, तो ड्रॉपर हो तो आप एक बार पढ़ भी चुके हो, तो यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी क्लास। जो आपको आता है, डोंट हैव टू अटेंड एवरी क्लास। एक तो ये सोल्यूशन है, ठीक है, सही बात है। दूसरी चीज है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, स्वयं शेखर त्रिपाठी का इंटरव्यू देखिए, उसकी रैंक 8 थी, 715 नंबर थे। कहता था मैं जब अपने सेंटर से अपने घर से आकाश जाता था तो उसने हमारी टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया हुआ था। अपने घर से आकाश के सेंटर जाता था भुवनेश्वर, रास्ते में ऑटो होता था, हेडफोन लगाया और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत सारे साधन अवेलेबल है, टाइम वेस्ट मत करिए अपने टाइम को। यहाँ पे जैसे ट्रैवल टाइम है, आप कुछ यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ रिवाइज कर सकते हैं, फिगर दैट आउट, पर टाइम वेस्ट मत करो। मतलब नॉन स्टडी टाइम है, इस टाइम पे कुछ भी करो, पर पढ़ते समय फोकस के साथ पढ़ाई करनी है गाइस, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। तो और तीसरी चीज है, डोंट ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से इस वजह से टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्टिंग आपको फोकस करती है। ये तीसरे पॉइंट को समझो, टाइम कम है। भाई ने YouTube में वीडियो देखा, किसी ने बोला मैंने एनसीईआरटी 10 बार पढ़ ली, 15 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली। पढ़ लो एनसीईआरटी 10, 15, 20 बार, देख लो कितना टाइम बचा हुआ है। झूठे हैं लोग, कहां से करेंगे 10 बार 15 बार एनसीईआरटी, देख लो, ठीक है। इज इट रिक्वायर्ड, डू वी हैव टाइम? नो। दूसरी चीज वो कहते हैं बार बार रिवाइज करो नहीं तो भूल जाओगे। मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। आप पूरे 82 चैप्टर्स जो हैं अभी जो नीट के सिलेबस में 81 चैप्टर्स, 2 पी ब्लॉक वाले चैप्टर्स मिला के
आप उनको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, तो क्या रिवाइज करो, ध्यान रखो, टेस्ट लिखा, टेस्ट से आपको वीक एरिया पता चले, सिर्फ उसको रिवाइज करना है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं गाइस, टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आप 16 घंटे में सारी चीजें बार बार रिवाइज करने की कोशिश करोगे, आप भी जानते हो धेले भर भी वैल्यू अचीव नहीं होगी, धेले भर भी चीज का फायदा नहीं होगा, और ये टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा और आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा, और फिर जो सारा फन है तैयारी का, जो वो सपना है, वो धीमे धीमे लगेगा कि बिखर रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ये ट्रिक है गाइस। इस टाइम पे आपके पास करीब 22 से 23 हफ्ते बचे हैं। मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जो 9 चीजें इनका ब्रेकअप डाल दीजिए। अब अपनी मर्जी से 6 दिन के ऊपर, ये तो 6 दिन की विंडो पे हुआ, टोटल 144 आवर का आपने ब्रेकअप बनाया। अब इसको आप दिन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। जरूरी नहीं है हर रोज रिवीजन करना है, हो सकता है किसी दिन आपने सिलेबस कंप्लीशन पे ज्यादा टाइम लगाया, किसी दिन और रिवीजन पे ज्यादा टाइम लगाया, बट ओवरऑल दिस इज द टाइम। और आपके पास 16 घंटे बच रहे हैं, लेट्स से आपने इसमें से 10 घंटे अगले टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए दे दिए, अभी तो पार्ट सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं, और आपने इसमें से 6 घंटे जो आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, डीपीपी वगैरह जनरेट करना है, कैसे डीपीपी वगैरह को यूज करना है टारगेट बैच वगैरह में, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर मैं बहुत हैप्पी हूं, काफी सारे लोगों ने आके कल टेस्ट लिखा, ऑनलाइन भी लिखा, क्लासरूम फॉर्मेट में भी लिखा, हमने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप सैटरडे को भी लिख सकते हैं, मंडे को भी लिख सकते हैं यदि आपने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। पर गाइस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, प्लीज अपने जहन में ये चीज बैठा लीजिए, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर एक क्लास अटेंड नहीं करनी, टाइम बचाइए क्योंकि टाइम लिमिटेड है। यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस टाइम, रिवीजन टाइम बढ़ाना है तो जरा यहां पे देख लो, प्लीज इसको टच मत करना, डोंट टच दिस, इसको टच मत करना, नॉन स्टडी टाइम को, फूड बाथरूम टॉयलेट को आप टच नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप में से स्मेल आने लगेगी, है ना। ट्रैवल टाइम पे आप कुछ कर सकते हो, इसको करने की कोशिश करो। कोचिंग टाइम को थोड़ा कम कर सकते हो, यदि आपको कुछ आता है उसको स्किप कर दो एंड यू विल फिगर इट आउट। बट जब तक आपके दिमाग में इस तरह का कोई टाइम टेबल, इस तरह का कोई ब्रेकअप नहीं है, व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज, कभी आप रिवाइज करोगे, सिलेबस कंप्लीशन नहीं होगा, बैकलॉग हो जाएगा, कभी सिलेबस कंप्लीशन करोगे और टेस्ट में स्कोर स्टक अप हो जाएगा, क्योंकि आपको जो वीक एरिया पता चले थे आपने उन्हें फिक्स किया ही नहीं, या फिर आप टेस्ट के अंदर रिवाइज किए बिना मुंह उठा के पहुंच गए, वहां पे कुटाई हो गई, और आपकी कुटाई इस वजह से हुई कि आपने रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाला और आपको लग रहा है आप गधे हो, है ना। नहीं गाइस, तो होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। एज यूजुअल मैंने बोर्ड पे कोहराम मचा दिया है, पर देखो यहां पे साफ सुथरा है। आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू बैलेंस दीज 3 थिंग्स, है ना। मैंने अभी आपको बताया कैसे बैलेंस करना है। इस बैलेंस को करने का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है टेस्टिंग। आप यदि रेगुलरली टेस्ट लिखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, और उससे आपका रिवीजन फोकस हो जाएगा, फोकस्ड ऑन वीक एरियाज। आपको हर चीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपका इमीडिएटली टाइम सेव हो गया। दैट इज द बेनिफिट ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है, जो भी बोलिए। तो मैं अब आपसे ये बोल रहा हूं, आपका अगला टेस्ट अब 10 दिसंबर को है, फुल ड्यूरेशन वाला, बीच में तो चलते रहेंगे, हम आपको रेगुलरली टेस्टिंग कराते रहेंगे जिससे आपके सामने एक आईना रहे, है ना। अगला टेस्ट आपका 10 दिसंबर को है, 10 दिसंबर, ये रहा सिलेबस। आप में से ज़्यादातर लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले 3 चैप्टर 12th के, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, और बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सब नई एनसीईआरटी के हिसाब से, इसी वजह से आपको यहाँ पे सॉलिड स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे दुनिया भर के पिक्चर, जहां से हमारे अलग अलग सेंटर से पिक्चर्स आ रहे थे। खूब सारे बच्चों ने बताया कि सर दिस वाज फैंटास्टिक, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, नीट लेवल का था और बहुत मजा आया टेस्ट लिख के। पर जो एक जबरदस्त चीज है वो यही है कि जब आप टेस्ट लिख ले रहे हैं, टेस्ट के पहले क्या करना है, टेस्ट के बाद क्या करना है, ये सब चीजें, मुझे ये वाली चीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी पर्सनल, ये तो मैंने ऐसे जनरलाइज बना दी। आप में से कुछ लोग हो सकता है क्लासरूम कोचिंग करते हो, कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हो, तो आप ये बना के मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको फायदा हुआ क्या, एग्जैक्टली ये ब्रेकअप है 9 चीजों का, वो भी मुझे बता दीजिए। और बताइए कि क्या आपको इससे कॉन्फिडेंस आया। और दूसरी चीज मुझे कमिट करिए गाइस, आप लोग टेस्ट मिस नहीं करेंगे। खासकर हमारे टेस्ट लिख रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, आप यदि हमारे टेस्ट भी मिस कर रहे हैं तो गाइस बनता नहीं है, ठीक है। तो आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए गाइस, आप रेगुलरली टेस्ट लिखेंगे
और ये जो ब्रेकअप है बना के कमेंट सेक्शन में डाल के लाएंगे। ठीक है बच्चों।